गुड इवनिंग दोस्तों। आज का सेशंस है, लाइव सेशंस है। लाइव सेशंस का ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आज हम देखेंगे कल या पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का जो मॉडिफायर का बेसिक और एडवांस का सेशन था, उस सेशन का फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यूज किस तरह से ये इंपॉर्टेंस रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होता है, उस हम देखने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज वेरी इसेंशियल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये अप्रोच रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपको यूपीएससी की थ्योरेटिकल एग्जाम्स हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स हो सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स हो सकती है। एट द सेम टाइम एसबीआईपीओ की एग्जाम्स है, आईबीपीएस की एग्जाम्स है, क्लेरिकल की एग्जाम्स है, एसएससी सीजीएल की एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आती है, अगर जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपरेशन का सेक्शन आता है, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं ऑडिबल हूँ तो जरूर आप चैट बॉक्स में मुझे मेंशंस करें। Am I ऑडिबल? यस, ऑडिबल है तो जरूर मेंशंस कीजिए, यस और नो। Am I ऑडिबल टू यू? चलो चलो, गुड 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 गुड। डिस्ट्रॉयर आपने मुझे यस कहा। आदित्य, चलो, अर्चना, मोस्ट वेलकम। रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेरे सेशंस में हमेशा आते रहते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ के लिए बहुत ही इजी और इसेंशियल्स रहेंगे। चलो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। जिस तरह से मैंने कहा, ये सेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें चाहिए हमारा पार्ट नंबर 1 सेशन। जो पार्ट नंबर 1 सेशन में हमने मॉडिफायर को कवर किया हुआ है। इसमें मॉडिफायर क्या है, मॉडिफाई के डेफिनेशंस क्या है, मॉडिफाई में क्या क्या इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉडिफायर में आता है एडवर्ब्स। अगर एडवर्ब्स आता है तो एडवर्ब्स के हमने जो देखे थे ना, क्या देखे थे हमने एडवर्ब्स पे? प्लेन एडवर्ब्स देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था? प्लेन एडवर्ब्स के बाद हमने कोशिश की थी एडवर्ब फ्रेज को देखा था, एडवर्ब क्लॉज को देखा था। अगर हम सेकंड बात कर लेते हैं जहां पर आता है एडजेक्टिव्स, तो प्लेन एडजेक्टिव्स रहेगा, एडजेक्टिव फ्रेज रहेगा, एडजेक्टिव क्लॉज रहेगा। उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट 6 सेक्शन जो आता है, जो मॉडिफायर में होता है, उसको हम कहते हैं कि एक पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेटिंग फ्रेज आता है, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होगा, पास्ट पार्टिसिपल भी होगा, या उसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहेंगे। तो ये जो सेशंस आता है, ये पार्ट नंबर 1 का सेशन है। तो पार्ट नंबर 1 को सेशन को कवर करना बहुत इसेंशियल होता है। और हमारा नेक्स्ट सेशन जो आता है ना, जिसको हमने कहा था कि एडवांस मॉडिफायर इन इंग्लिश, जो पार्ट नंबर 2 का सेशन आता है। तो पार्ट नंबर इस 2 के सेशंस पे हमने टाइप्स ऑफ मॉडिफायर को देखा था, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इसेंशियल्स होते हैं।
टाइप ऑफ मॉडिफायर में सिंपल मॉडिफायर आता है, लाइक ओनली हो, ऑलमोस्ट हो। उसके बाद हमने कंडीशन देखी थी कि मिसप्लेस मॉडिफायर। मिसप्लेस मॉडिफायर ये सेपरेटली क्लास भी हो सकता है, या इट could be the divided into three subtypes, like we could say it is a misplaced, या क्लासिकल हम मिसप्लेस मॉडिफायर कहेंगे। सेकंड टाइप आता है डैंगलिंग मॉडिफायर का आता है, थर्ड टाइप आता है स्पिन मॉडिफायर का आता है। We also studied about what is the literal meaning of the dangling. If you understand the literal meaning of the dangling, then it becomes very easy to understand what the sentence want to say and where the correction of the sentence is expected. Same case for the squint. Squint, though it is a medical disorder, in case of the English literature, squint, this term is useful for there should be no change of the readers or the writers, their intention, whatever they want to mention, whatever they want to do, the more intensifications, more stress on the particular word and its description, it must be the very clear. जैसे हमने स्क्रीन भी देखा था, रिटर्न मीनिंग भी देखा था, उसके बाद हमने किस तरह से डैंगलिंग को रेक्टिफाई करना है, ये हमने कोशिश की थी। तो ये था हमारा पार्ट नंबर सेकंड, वो भी इसेंशियल है अगर आज को आपको पार्ट नंबर 3 को समझना है। तो आज का ये पार्ट आता है, दिस इज अ पार्ट नंबर, हमारे लिए पार्ट नंबर थर्ड है। जो पार्ट नंबर सेकंड जो आता है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन दी, हम कहेंगे कि पर्पस आता है, जहां पर हम स्पॉट एंड फिक्स द एरर्स को कहेंगे। तो दिस इज अ एरर डिटेक्शन, जो हमारे एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो मॉडिफायर के अंदर आता है। तो ये सेशन एग्जाम ओरिएंटेड है, आज का सेशन जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा डेफिनेटली। एरर डिटेक्शन में कुछ रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, उस रूल्स रेगुलेशन को समझेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स होगा, डेफिनेटली यू गोइंग टू हैव सम एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज को भी आपको सॉल्व करना है। चलो, आज का हम इसी सेशन को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश कर लेते हैं। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और मैंने अंडरलाइन किया है। फर्स्ट सेंटेंस आता है, माई कैलिको कैट इज ऑलवेज बाय माई साइड। तो ये आपको समझना चाहिए, ये जो कैट है नाउन है, कैट कैसी है, तो कैलिको टाइप कैट है। तो इफ यू अंडरस्टैंड, ये कैलिको जो आता है ना, ये मॉडिफायर आता है, यस और नो। अभी सेकंड सेंटेंस आप देखिए, द गर्ल्स ऑर्डर द पिज्जा। पिज्जा क्या आ गया, नाउन आ गया। नाउन, ये पिज्जा कैसे है, पिज्जा इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए जो हमने वर्ड यूज किया, इट इज अ ग्रुप ऑफ द वर्ड विदाउट अ सॉस। तो ये विदाउट जो सॉस आता है ना, तो ये सेंटेंस में क्या आता है, ये मॉडिफायर आता है। तो ये है स्टेटमेंट नंबर 1 है, स्टेटमेंट नंबर 2 है। मुझे पूरी उम्मीद है आप स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4 के मॉडिफायर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी देखो, he bought a bright blue van। तो यहां पर देखो, अगर मैं वैन की बात कर लेता हूं ना, तो ये वैन इस केस में आता है आपका नाउन, बराबर है। वैन किस तरह की है, ब्लू है। अगर ब्लू में और डिफाइन करना चाहता हूं, तो ये क्या आता है, ब्राइट आता है। तो जो बोर्ड लेटर है ब्राइट, ये ब्लू इस एडजेक्टिव को और डिफाइन करना चाहता है और मॉडिफाई करना चाहता है, तो ये ब्राइट क्या बनता है, ये ब्राइट बनता है हमारा मॉडिफायर। तो फ्री अंडरस्टैंड। और जो फोर्थ सेंटेंस आता है, आई टोल्ड द स्टूडेंट्स टू लिसन केयरफुली। आई टोल्ड द स्टूडेंट्स टू लिसन, टोल्ड द स्टूडेंट्स टू लिसन, हाउ टू लिसन, इसका क्या आंसर आएगा, केयरफुली। हाउ टू लिसन, तो ये केयरफुली जो वर्ड आता है ना, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, केयरफुली। केयरफुली ये एडवर्ब आता है, एंड विद द येलो वन। तो ये यहाँ पर आई टोल्ड द स्टूडेंट्स टू लिसन, इस वर्ड को मॉडिफाई करना चाहता है। तो ये मॉडिफायर अगर हम सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो भी हम एरर को फिक्स करना चाहते हैं। तो दीज आर द सेंटेंस। इस सेंटेंस में अगर हमें एरर करेक्शंस करना है, तो ये सेंटेंस आपके साथ जरूर होना चाहिए कि आपका मॉडिफायर का प्लेस कहां पर होना चाहिए, जो क्लियरली हमने मेंशन किया है। फर्स्ट सेंटेंस में अगर कैट को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसी के बाजू में, उसी की बगल में आपको मॉडिफायर होना चाहिए, ये स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, यस और नो। मॉडिफायर वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है।
अगर वर्ब और एडजेक्टिव होता है, जिस शब्द को वो मॉडिफाई करना चाहता है, उसी के बाजू में भी होना चाहिए। इस वर्ड को हमने यहीं पर इस तरह से देख लिया। मुझे उम्मीद है आप एक बार उसका शॉट लीजिए, तो यू अंडरस्टैंड इट, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ये आपके लिए बहुत एसेंशियल होगा। चलो, नेक्स्ट कुछ सेंटेंस है आपके पास, मैं यहाँ पर मेंशन्स करना चाहता हूँ। तो देखो, द म्यूजियम वाज बिल्ट 5 सेंचुरीज एगो। यहाँ पर देखो, 5 सेंचुरीज एगो। अगर इस वर्ब को मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि ये म्यूजियम कब बिल्ट हुआ, तो आपका आंसर आता है 5 सेंचुरी एगो। तो ये आपका मॉडिफायर बन गया, बराबर है। अगर सेकंड देखो, सी हैड आर्डेंट क्रेविंग। क्रेविंग, क्रेविंग किस तरह की है? क्रेविंग बहुत आर्डेंट है, तो ये आर्डेंट आपका वर्ड क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? मॉडिफायर हो गया। फर्स्ट टू सेंटेंस देखो। नाउ ड्रेस, ये ड्रेस क्या है? ड्रेस नाउन है। ड्रेस किस तरह का है? विथ फ्लावर डिजाइन है। यस और नो? ये मॉडिफायर है विथ ग्रुप ऑफ सेंटेंस। सेकंड आता है द पासपोर्ट एप्लीकेशंस। हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस की, जो नाउन है। टू गो अब्रोड, ये टू गो अब्रोड यहाँ पर क्या आ रहा है? इट इज अ फ्रेज आ रही है, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स आ रहा है। अगर हर बेबी को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हुज आईज वेर ब्लू इन कलर, हुज आईज, तो ये क्लॉज आ रहा है। कौन सा क्लॉज आ रहा है? एडजेक्टिव क्लॉज आ रहा है। द क्लाउड्स, क्लाउड्स की अगर हम डिफाइन करने की बात कर लेते हैं, तो ये क्लाउड्स क्या आता है? दैट लुक स्केरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्लियर होना चाहिए मॉडिफायर क्या हो सकते हैं। ये वर्ड हो सकते हैं। मॉडिफायर क्या हो सकता है? मॉडिफायर ये फ्रेज हो सकता है। मॉडिफायर क्या हो सकते हैं? मॉडिफायर ये क्लॉज हो सकते हैं, जो मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, जो दूसरी वर्ड को डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो अगर ये डेफिनेशन आपके पास है, देन एंड देन हम मॉडिफाई के ऊपर जो स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस आते हैं, उसी को हम सॉल्व करेंगे। इफ यू अंडरस्टैंड इट, जस्ट मेंशन द यस। अगर आपको अंडरस्टैंड होता है तो जरूर आप यस मेंशन कीजिए। यस, मॉडिफायर हम देख रहे हैं। हमारा आज का टारगेट है उनके रूल्स को देखना, लेकिन उनको रूल्स को देखने के लिए हमें इस सेंटेंस का मॉडिफायर को आइडेंटिफाई करना, ये बहुत एसेंशियल होता है। तो होपफुली मुझे समझ में आ चुका हूँ, आपको समझ में आया होगा कि मॉडिफायर क्या है। आइदर ये वर्ड है, फ्रेजेस है, और एक क्लॉज आते हैं जो किसी दूसरी शब्द को यहीं पर डिफाइन करने की कोशिश कर लेते हैं। चलो, लेजेंड है, डिसऑर्डर है, डिस्ट्रॉयर है, तनिष्का है, स्पीच है, अर्चना है, चलो आदित्य है, यहाँ पर तेजल है। आपने यस कहा, आपको ये अंडरस्टैंड हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ये अंडरस्टैंड होता है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को या नेक्स्ट पार्ट को कोशिश करेंगे, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो नेक्स्ट वन। अगर ये समझने के बाद, जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये क्या आता है? वर्ड आ सकता है, फ्रेज आ सकती है, या क्लॉजेस भी आ सकती है। तो नेक्स्ट आता है जो हमारे पास, आपको यहाँ पर शायद ये क्वेश्चंस है, यहाँ पर आपको क्या करना है? इस क्वेश्चंस को स्पॉट द एरर करनी है। स्पॉट द एरर करनी है। आपके साथ 3 क्वेश्चंस है, कोशिश करो किस तरह से आप स्पॉट द एरर्स करोगे इस क्वेश्चंस में। या ये तो क्लू क्लियर है, ये जो भी रहेगा इट इज बेस्ड ऑन द मिसप्लेसिंग मॉडिफायर के ऊपर रहेगा, डैंगलिंग मॉडिफायर के ऊपर रहेगा, या स्क्विंट मॉडिफायर के ऊपर रहेगा। हम उसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखो, जॉन हर्ड हर व्हेन शी विस्पर्ड क्लियरली। तो आपका फर्स्ट काम क्या है? आपका फर्स्ट काम आता है इस सेंटेंस में आपको मॉडिफायर फाइंड करो। मॉडिफायर क्या होता है? एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। तो आपको समझ में आता है जॉन हर्ड हर व्हेन शी विस्पर क्लियरली। तो ये विस्पर जो आता है ना, ये क्लियरली आपका मॉडिफायर आता है, बराबर है। अगर मॉडिफायर जिस शब्द के बगल में होता है, नियर टू होता है ना, उस शब्द को ये मॉडिफाई कर लेता है। तो विस्पर क्लियरली, ये थोड़ा सा आपको एम्बिगुअस नहीं लग रहा है? थोड़ा सा इस सेंटेंस को मीनिंगलेस नहीं लग रहा है? अगर ये कहता है कि जॉन हर्ट, तो ये कहीं पर ये मिसप्लेसिंग है। यहां आपको सेंटेंस में ये दिखा रहा है कि क्लियरली ये विस्पर हुआ है, पर नहीं, वो गलत है। क्लियरली क्या हुआ है? तो ये जॉन को जो हर्ट हुआ है, ये क्लियरली हुआ है। होपफुली अंडरस्टैंड इट। तो ये जो क्लियरली प्लेस यहीं पर आती है,
तो वी शुड बी अंडरस्टैंड ये क्लियरली जो मॉडिफायर है ये हर के बाजू में होना चाहिए। देयरफॉर देयर इज नीड टू रेक्टिफाई। अभी नेक्स्ट देखो, ही इज ड्राइविंग स्लोली बिकम्स अनोइंग। नाउ ही इज ड्राइविंग स्लोली बिकम्स, अभी देखो, चलो हम देखेंगे, क्या देखेंगे, मॉडिफायर को देखेंगे तो स्लोली है। अगर स्लोली मॉडिफायर आता है तो उसके बगल में क्या आता है, उसके बगल में आता है ड्राइविंग, स्लोली ड्राइविंग, उसको मॉडिफाई कर रहा है। अगर जो भी बंदा इस सेंटेंस को रीड कर रहा है वो कहेगा कि ड्राइविंग को स्लोली कर रहा है, लेकिन कोई बंदा ये होगा वो कहेगा कि नहीं यार ये आप गलत कर रहे हैं, स्लोली ये बिकम को मॉडिफाई कर रहा है, उस क्वेश्चंस को बिकम्स को वो एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है। लेकिन अगर इस तरह की बातें होती है ना कि एक सेंटेंस में एक बंदा ये कहेगा, दूसरा बंदा कहेगा कि बिकम से मॉडिफाई कर रहा है, तो ये कंफ्यूजिंग है। तो कंफ्यूजिंग को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोली की प्लेस को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ड्राइविंग स्लोली है, लेकिन वो स्लोली को डिफाइन करना चाहिए। तो ये करेक्शन देखो। अभी थर्ड आता है, पेयरिंग आउट ऑफ द बुश, द जायंट कॉट हिज आई, द ग्लिंट कॉट हिज आई, जायंट नो, पेयरिंग आउट, पेयरिंग का मतलब होता है बाहर देखना। तो अभी फर्स्ट इस सेंटेंस में देखो, पेयरिंग आउट ऑफ द बुश, ये स्टार्ट हो रहा है आईएनजी से, ये वर्ब है, तो आपको समझ में आना चाहिए ये जो आता है ये आता है आपका पार्टिसिपल फ्रेज आती है, यस और नो। अगर पार्टिसिपल फ्रेज आती है, पेयरिंग, पेयरिंग कौन कर रहा है, तो यहां पर बिल्कुल मॉडिफायर है ही नहीं। मॉडिफायर जिस शब्द को, जिस नाउन को वो नोट करना चाहते हैं वो मिसिंग है। तो ये पेयरिंग आउट ऑफ द बुश, इसके यहां पर जो आएगा ना ये ग्लींट, ये गलत है, ग्लिंट गलत है। तो यहां पर कोई ना कोई जिससे मॉडिफायर होना चाहिए, ये मिसिंग है। तो दिस इज नोन एज अ डैंगलिंग टाइप ऑफ द ईयर। अगर इस तरह का आपको मॉडिफायर समझ में आता है ना तो इट बिकम्स वेरी इजी, ये हमें यहाँ पर मॉडिफायर कहीं पर इंक्लूड करना चाहिए। तो पेयरिंग आउट ऑफ द बुश, प्रवीण कॉट, या इस तरह का रिवर्डिंग कर हमें सेंटेंस देखें, हम देखेंगे इन तीनों का आंसर आपके क्या पास आएगा, तो आपको ये समझ में आएगा। देखो आपने जिस तरह से कहा क्लियरली की प्रेस देखो, हमने क्लियरली, जॉन हर्ड हर क्लियरली, तो ये क्लियरली किसे इंडिकेट कर रहा है, उसी को इंडिकेट कर रहा है, ये हर को क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, तो ये प्लेस बराबर है। नाउ ही इज ड्राइविंग स्लोली, स्लोली है, लेकिन क्या होना चाहिए, ये स्लो किसकी है, ही इज ड्राइविंग स्लोली, तो ये स्लो मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट आता है पेयरिंग आउट ऑफ द बुश, पेयरिंग आउट ऑफ द बुश, ये हम जॉन कह सकते हैं, प्रवीण कह सकते हैं, हमें रिवर्डिंग करना पड़ेगा। अगर यहाँ सेंटेंस में पास्ट टेंस आता है तो हमें ये पास्ट टेंस को, नोटिस को डिफाइन करना है। तो ये आता था ईयर, और आपको मैंने यही मेंशन किया हुआ है कि मॉडिफायर का काम जो सेंटेंस में होता है वो इस तरह से होता है, जो भी जिस तरह से मैंने यहीं पर मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट आता है ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का आता है, थर्ड एग्जांपल आता है डैंगलिंग का आता है, और सेकंड एग्जांपल आता है ये स्क्विंटिंग का एग्जांपल आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ सेंटेंस को करेक्शन नहीं करना, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये करेक्शन किसमें आता है। यहाँ पर आपका जो भी मॉडिफायर था उसकी प्लेस कहीं पर मिस हुई थी, वो जिस शब्द को मॉडिफाई करना चाहता है वो उसी के बाजू में होना चाहिए। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। तो ये आता है, इसमें कहा ये स्लोरी है, उसकी बी प्लेस को हमें चेंज करना पड़ेगा। ये समझ में ही नहीं आता, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये मॉडिफाई कर रहा है इसको, तो ये स्लो क्या बन गया, स्लो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव क्या काम कर लेता है, तो मॉडिफाई काम कर लेता है। तो पेयरिंग आउट यहाँ पर मिसिंग था, तो हमने जॉन को मेंशन किया और सेंटेंस को रिवर्डिंग किया, तो ये आता है हमारे लिए, नोटिस आता है। होपफुली इस तरह को हमने भी देखने की कोशिश आपके साथ की है। तो मॉडिफायर जो भी रीडर्स होता है, मीन्स जो राइटर्स अगर कोई सेंटेंस बनाता है, अगर इस केस में हम स्टूडेंट्स है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई हम इसेज लिख रहे हैं, तो उस टाइम एज अ राइटर का ध्यान होना चाहिए, जब उस पर रीडर रीड करेगा तुम्हारे सेंटेंस को,
या तुम्हारी कंसेप्ट को, पैराग्राफ को, तो उसे एक कम्युनिकेशंस बहुत क्लियरली होना चाहिए। वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो उसके लिए मॉडिफायर हमारे लिए बहुत काम कर लेता है। तो ब्लैक कलर का जो स्क्रीनशॉट है, तो आपका ध्यान होना चाहिए, रीडर्स कैन नो लॉन्गर रीड स्मूथली। They become stumped trying to figure out what the writer mean to say. अगर रीडर को ये कंफ्यूजन होता है कि राइटर किसके बारे में कह रहा है, तो ये गलत होगा। तो राइटर्स का गोल होता है, जो भी उसे कहना है वो बहुत क्लियरली होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इसीलिए मॉडिफायर को हमें इस तरह से देखना है। चलो, दो सेंटेंस है आपके पास, दोनों सेंटेंस को हम फिर से हम देखने की कोशिश कर लेते हैं। They bought a car for my sister. They call pumpkin. अगर ये यहां पर आपका ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चंस है डिस्ट्रॉयर का, सर कैन यू प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड द डैंगलिंग मॉडिफायर। हाँ जरूर, मैं आपके डैंगलिंग मॉडिफायर को आपके साथ, आई वॉज नॉट एबल टू वॉच इट। कोई दिक्कत है वॉच करने में? अगर है तो मुझे मेंशन करो। यस डियर स्टूडेंट्स, ओके। डैंगलिंग मॉडिफायर का आपके साथ जरूर एग्जांपल होगा। डैंगलिंग इस शब्द का मीनिंग आता है हैंगिंग आता है। हैंगिंग का मतलब होता है आपके सेंटेंस में जो फ्रेजल वर्ड्स आती है उसको डिफाइन करने के लिए सेंटेंस नहीं होता। जरूर मैं आपके साथ एक एग्जांपल जरूर शेयर कर लूंगा। तो यहाँ पर देखो, ये दे कॉल पंपकिन, इसका मतलब क्या होता है? ये थोड़ा सा राइटर ने लिखा है लेकिन रीडर के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आपने क्या सिस्टर को पंपकिन कहा या आपने कार को पंपकिन कहा? तो ये डिफिकल्ट हो जाता है ना रीडर को। राइटर तो कुछ कहना चाहता है लेकिन राइटर का जो कम्युनिकेशन है यहाँ पर टूट रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ये ह्यूमरस सेंटेंस बना रहा है, इनसेंसिबल सेंटेंस बना रहा है। तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सेकंड देखो, वी बिल्ट अ हाउस फॉर देम आउट ऑफ ब्रिक्स। अरे हाउस आपने ब्रिक, ये हम अंडरस्टैंड कर लेते, जनरल स्टेटमेंट होता है, हाउस तो ब्रिक से बना जाता है। लेकिन इस स्टेटमेंट में किसको आप डिफाइन कर रहे हैं? मॉडिफायर किसके साथ है? देम के साथ। तो आपका काम क्या होना चाहिए? अगर ये मॉडिफायर है तो आपका मॉडिफायर हाउस के साथ होना चाहिए। वी बिल्ट अ हाउस व्हिच इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, इस तरह का सेंटेंस होना चाहिए। और दे बॉट अ कार फॉर माय सिस्टर, दे बॉट अ कार, आपको वहां पर मे बी यू हैव टू यूज द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लॉज का हम यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज को यूज कर सकते हैं। कार जो है ना, दे कॉल द कार पंपकिन, तो कार को हमें इस तरह से डिफाइन करना है। इस बात के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। इन्हीं दोनों सेंटेंस को हम कवर कर लेते हैं। किस तरह से कवर कर लेते हैं उसका एक्सप्लेनेशन आपके साथ है। तो आप यहीं पर उसका आंसर्स देखिए। आंसर्स आपके साथ में डिफाइन किया हुआ है। जिस तरह से मैंने इस सेंटेंस में कहा कि कार के लिए, कार दैट दे कॉल इट पंपकिन, तो हमने यहीं पर मेंशन किया। दे, ये इसका सही आंसर्स है। यू अंडरस्टैंड इट? तो दे बॉट अ कार, कार के लिए दैट दे कॉल पंपकिन, इसके लिए क्या है? और माय सिस्टर। अभी सेकंड एग्जांपल देखो, वी बिल्ट अ हाउस, हाउस के लिए हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ ब्रिक्स, किसके लिए हमने यूज किया है? ये हमने दे बिल्ट अ हाउस आउट ऑफ ब्रिक्स फॉर देम। तो इस तरह की पोजीशंस आ जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मिसप्लेस। आपके सेंटेंस में मॉडिफायर है लेकिन उसकी प्लेस गलत जगह पर है। एज अ स्टूडेंट्स आपका जॉब बनता है उस मॉडिफायर को, जिस शब्द के साथ मॉडिफाई करना चाहते हैं उसको वहीं से उठाना, उसके बाजू में रखना। होपफुली अगर यहाँ पर करेक्ट ईयर्स आती है या डिटेक्ट ईयर्स आती है बेस्ड ऑन मॉडिफायर, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि अगर आपके सेंटेंस में मॉडिफायर है लेकिन उसकी जगह सही नहीं है, तो ये मिसप्लेस मॉडिफायर बेस्ड एरर है। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। अगर है तो मुझे यस कहिए। चलो है तो मुझे यस कहिए। ईशा, डिस्ट्रॉयर, लेजेंड, आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। मुक्ता, चलो आर्यन, अगर है तो जरूर मेंशंस करो। आपको यस हुआ है तो चलो हम आगे चलेंगे। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये था उसका सही आंसर। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहीं पर आ जाता है। चलो, हाँ, आपने मुझे पूछा था कि सर ये क्या है डैंगलिंग मॉडिफायर?
तो ये एग्जाम्पल आता है डैंगलिंग मॉडिफायर। देखो, आफ्टर रीडिंग द बुक, ये क्या आता है? आफ्टर रीडिंग द बुक, बिफोर लिविंग, ये आपके आ जाते हैं ना, ये एडवर्ब फ्रेज आ जाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आफ्टर रीडिंग द बुक मूवी वाज अ ग्रेट। हाँ, हम अपना मीनिंग तो समझ लेते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। आफ्टर रीडिंग द बुक, मूवी तो बिल्कुल रीड नहीं कर सकती, किसने तो रीड किया होगा। आफ्टर रीडिंग द बुक आई फील द मूवी, और आई फील द मूवी वाज, इस तरह का कुछ सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा। यस और नो? तो यहाँ पर जो मिसिंग है नाउन, अगर मिसिंग है, मॉडिफायर नहीं है, या मॉडिफायर जिस शब्द को मॉडिफाई करना चाहता है वो मिसिंग है। नेक्स्ट आता है बिफोर लिविंग अ स्क्विरल क्रॉस द साइड वॉक। किसने लीव किया? बिफोर लिविंग। तो यहां पर स्क्विरल नहीं है, बिफोर लिविंग स्क्विरल ने लीव नहीं किया हुआ। आपने या किसी बंदे ने, जॉन हो, प्रवीण हो, अर्चना हो, मुक्ता हो, रुद्र हो, तनिष्का हो, किसी ने तो लीव किया हुआ। तो इस तरह का जो यस आता है ना, ये डैंगलिंग होता है, उसी के लिए हमने ये रूल्स बनाया हुआ है। ये रूल्स आपके साथ होना चाहिए। तो ये डैंगलिंग मॉडिफायर का ईयर आता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ये सही आंसर आपके साथ मैंने यहीं पर शेयर किया हुआ है। तो क्या आंसर आता है? देखो, आफ्टर रीडिंग द बुक्स, ये देखो यहां पर मिसिंग था, तो हमने क्या ऐड किया? आई को ऐड किया, लेकिन सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए आई थॉट मूवी वॉज ग्रेट, आई थॉट रीवर्डिंग आता है, या आप फील भी कह सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। आई फेल्ट द मूवी वॉज ग्रेट। नाउ बिफोर लिविंग, इसी तरह का ये स्क्विरल यहीं पर मिसिंग था। अगर मैं कह सकता हूं बिफोर लिविंग आई प्रवीण वॉच स्क्विरल क्रॉस द साइड वॉक। तो होपफुली मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन। चलो, लिजिन ने कहा है कि आपका टीचिंग स्टाइल बहुत ही ब्यूटीफुल है, डिफरेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। होपफुली आपको डैंगलिंग क्या है, डैंगलिंग मॉडिफायर क्या है, उसका एरर किस तरह से ढूंढना चाहिए, आपको समझ में आया होगा। चलो, मुक्का है तो यस मेंशंस करो, प्रतीक्षा आपको समझ में आ रहा है तो यस मेंशंस करो, तनिष्का, अर्चना, चलो, रुद्राक्ष या प्रदीप, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यू गॉट इट, दैट्स वेरी नाइस। तो ये आता है हमारा एरर जो बेस्ट होता है, किसके ऊपर होता है? डैंगलिंग के ऊपर। चलो, नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर हम काम करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपका ध्यान होना चाहिए इस दो पर। तो टिप क्या होना चाहिए? आपने, किसी ने अभी से पूछा था कि सर, डैंगलिंग एरर को अगर मॉडिफाई करना है, स्पॉट करना है, तो आपके पास टिप क्या होना चाहिए? तो आपके साथ मैं कुछ टिप दे देता हूं। तो डैंगलिंग मॉडिफायर के लिए लुक फॉर द आईएनजी मॉडिफायर एट द बिगिनिंग ऑफ योर सेंटेंसेस, दैट इज वन। जिस तरह से हमने कहा, आफ्टर है, प्रिपेयरिंग है, या जस्ट वी टेक एनी एग्जांपल लाइक जंपिंग है। अगर आपका सेंटेंस इस तरह से आईएनजी से स्टार्ट होता है ना, तो ये डैंगलिंग मॉडिफायर की एरर हो सकती है। ये पहला क्लू आपके साथ होना चाहिए। चलो, नेक्स्ट क्या आता है? नाउ यहां पर एक एग्जाम्पल है आपके साथ, देखो यहां पर एग्जाम्पल क्लियरली दिया है। पेंटिंग फॉर 3 hours एट नाइट, द किचन वॉज फाइनली फिनिश बाय द मैगी। नाउ ये पेंटिंग जो वर्ड आता है ना फर्स्ट, ये आपको गाइड कर लेता है कि यहाँ ही पर डैंगलिंग मॉडिफायर की एरर हो सकती है। तो आईएनजी से स्टार्ट होने वाला ये फर्स्ट टिप आपके पास है। सेकंड टिप है आपके पास, अंडरलाइन द फर्स्ट नाउन दैट फॉलोज इट। तो ये सेंटेंस के बाद पेंटिंग फॉर 3 hours, उसके बाद जो आता है, देखो, पेंटिंग फॉर द 3 hours एट द नाइट, ये जो फ्रेजल वर्ड्स आती है ना, उसके बाद जो नाउन आता है, ये नाउन को आपको अंडरलाइन करना है, ये किचन आ जाता है। अगर ये लॉजिकली, देखो किचन तो आपके नाइट को पेंट नहीं कर सकता, तो लॉजिकली ये इलीगल है, लॉजिकली ये हम कहेंगे कि इट इज मीनिंगलेस। तो ये मीनिंगलेस है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज वेरी लाइकली यू हैव अ डैंगलिंग मॉडिफायर की ये केस है, ये आपको समझना चाहिए। तो अगर आपको समझ में आता है कि डैंगलिंग मॉडिफायर की केस है, जस्ट रीराइट द सेंटेंस। तो पेंटिंग फॉर 3 hours एट नाइट, मैगी फाइनली फिनिश द किचन। तो ये आपके पास सेंटेंस होना चाहिए।
यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ कि डैंगलिंग मॉडिफायर को, एरर को कैसे करेक्ट करना है। फर्स्ट एग्जांपल देखो, ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है। यहाँ मैगी इसका मतलब कोई नूडल्स नहीं है, यहाँ फर्स्ट ये समझ लो। मैगी ये नूडल्स नहीं है, हमें लगता है कि मैगी नूडल्स है, इट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन्स, बराबर है? तो तुम्हारा फर्स्ट फंक्शंस क्या बनता है? यहीं पे आप थोड़ा-सा उसको मिस कर लेते हैं। चलो, ये एग्जांपल आता है ब्लू कलर में, हमने उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की है। तो दिस इज़ द फर्स्ट वन। तो पेंटिंग, अरे बाप रे! आईएनजी से स्टार्ट होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस सेंटेंस में डैंगलिंग टाइप का मॉडिफायर का एरर हो सकता है। ओके, फर्स्ट आपने उसको आइडेंटिफाई। सेकंड देखो, सेकंड स्टेप क्या कहती है, अगर उसके बाद आपका जो पेंटिंग फॉर 3 आवर्स आता है ना, उसके बाद नाउन को अंडरलाइन करना है, तो किचन आता है, बराबर है? तो पेंटिंग फॉर द नाउन, ये देखो किचन तो बिल्कुल उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, उसको पेंट नहीं कर सकता। लॉजिकली गलत स्टेटमेंट है। अगर ये लॉजिकली गलत स्टेटमेंट है, तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर मुझे कोई नाउन ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट आप उसको सेंटेंस में ढूंढो। इस तरह से इस सेंटेंस में ऑलरेडी मैगी दिया हुआ है। मैगी इट इज द नेम ऑफ द पर्सन्स हु आर परफॉर्मिंग सच टाइप ऑफ एक्टिविटी इन किचन्स के लिए, या पेंटिंग का काम कर रही है। तो ये डैंगलिंग मॉडिफायर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उसको आइडेंटिफाई किया, तो हमें समझ में आता है कि नहीं, ये जो पेंटिंग का काम कर रही थी वो मैगी एक लेडीज थी, उसने पहले पेंटिंग का काम किया। ये मैगी इज द किचन, ये इसमें सेंटेंस में आता है। मुझे पूरी उम्मीद है डैंगलिंग मॉडिफाई के जो 3 स्टेप्स है मैंने आपके साथ शेयर किए हुए, आपको ये इजीली समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट वन है, यहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए। द किड्स हु प्ले एट द प्लेग्राउंड समटाइम्स ब्रॉट द आइसक्रीम। चलो उसको करेक्ट करो, क्या आप करेक्ट कर सकते हैं? सेकंड आता है यमी होप व्हेन क्लास वाज ओवर शी कुड चेक हर फोन। दोनों सेंटेंस, पहला सेंटेंस तो समझ में आता है, ये थोड़ा सा इजीली समझ में आता है, लेकिन यमी होप व्हेन क्लास वाज ओवर शी कुड चेक द फोन। तो यहां पर आप देखो, जो फर्स्ट आता है ना समटाइम्स, ये अगेन कंफ्यूजिंग होता है, लेफ्ट को मॉडिफाई कर रहा है या व्हाट को मॉडिफाई कर रहा है। द किड्स हु प्लेड द प्लेग्राउंड, तो ये इस तरह से होना चाहिए, बॉट द आइसक्रीम्स। आइसक्रीम हमने किसके लिए बॉट्स की है? डेफिनेटली किड्स के लिए। द किड्स हु प्ले एट द प्लेग्राउंड बॉट द आइसक्रीम। समटाइम्स को हम पहले भी ले सकते हैं, जिस तरह से हमने कहा सिंगल वर्ड एडवर्ब होता है समटाइम्स। द किड्स हु प्लेड दी, जहां पर सेंटेंस दिया है प्लेग्राउंड बॉट द आइसक्रीम, ये किसका करेक्शन हो सकता है? सेकंड में देखो, एमी होप व्हेन द क्लास वाज ओवर, तो हम किस तरह से कर सकते हैं? हम यहां भी स्टार्ट कर सकते हैं कि व्हेन क्लास वाज ओवर, उसके बाद कल हमने रूल देखा था, कॉमा आपको देना है, इसके बाद एमी होप्ड दैट सी कूड चेक द फोन, इस तरह का आपको करेक्शन आ सकता है। तो ये व्हेन क्लास वाज ओवर, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को। अगर ये समझ में नहीं आता, तो ये एरर आती है मॉडिफायर में, स्क्विंट टाइप की एरर्स आती है, उसको हम स्क्विंटिंग मॉडिफायर कहेंगे, और इस मॉडिफायर को हमें इस तरह से मॉडिफाई करना पड़ता है। तो होपफुली ये आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। इस तरह से स्क्विंटिंग मॉडिफायर में आपको वर्ड डिफाइन करना बहुत एसेंशियल होता है। देखो, टू आता है, जिस तरह से मैंने कहा, आप इस सेंटेंस को मॉडिफाई फर्स्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि समटाइम्स द किड्स हु प्ले एट द प्लेग्राउंड बॉट द आइसक्रीम, और ये आइसक्रीम जिनके लिए है, द किड्स हु समटाइम्स प्ले एट द प्लेग्राउंड बॉट द आइसक्रीम। तो ये दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट है। अगर यहीं पर आप देखो ईमी, इस तरह से मैंने आपको फर्स्ट बना दिया था कि ईमी के लिए फर्स्ट रहेगा कि व्हेन द क्लास वाज ओवर, when the class was over Amy hoped she could check her phone, और मे बी हमने कॉमा यूज किया है। कल आप देखो, जब एडवर्ब फ्रेज से स्टार्ट होता है तो कॉमा होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी एडवर्ब पोस्ट पोजीशन में होती है तो देयर इज नो नीड टू हैव द कॉमा। ग्रामेटिकल रूल्स भी आपको यहीं पर देखना पड़ेगा। हमारा मॉडिफायर 2 का सेशन है, इसी के ऊपर काम कर रहा था कि पंक्चुअलिटी कहीं पर होना चाहिए। अगर फ्रेजल वर्ब्स प्रीपोजिशन सेंटेंस में आती है, तो डेफिनेटली इट मस्ट बी ऑफसेट। अगर फ्रेजल वर्ड
अगर आपके पोस्ट पोजीशन में आती है तो आपको वहीं पर बिल्कुल मेंशन्स नहीं करना होगा। होपफुली मुझे उम्मीद है आपको ये इजीली समझ में आया होगा। तो दिस इज़ द ईयर ऑफ दिस वन। चलो समझ में आया? चलो मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ। चलो तनिष्का वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर लीजेंड ने आपको मेंशन्स किया है। यस, लीजेंड ने आपको मेंशन्स किया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आपकी वीडियोज़ है, वो शॉर्ट्स है, वो बहुत एक्सीलेंट है, दैट्स वेरी गुड। हमेशा मुझे लगता है कि हमेशा हमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो या जो हमारे नेशनल लीडर्स आते हैं, ये हमेशा हमें मोटिवेशन देते रहते हैं। तो मोटिव अगेन टू बूस्ट और अगेन मैं कहूँगा कि होप हमें मिलता है कि हम और भी जा सकते हैं। तो वेरी गुड, वेरी गुड। चलो हम नेक्स्ट पार्ट को हम जा रहे हैं। तो ये हमने देखा, पूरा हम देख रहे हैं कि किस तरह से वर्कआउट करना है। हाँ, आज हम 3 रूल देखेंगे, उसी के ऊपर है। अभी देखो, थोड़ा-सा डिफिकल्ट सेंटेंस हमारे बैंक एग्जाम के लिए इस तरह के सेंटेंस आते हैं। टीम ऑफ साइंटिस्ट ट्रैवल टू द गोबी डेजर्ट टू स्टडी द रियल गोबी बेयर, व्हिच रिवर फॉर इट्स हार्श एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप। तो देखो साइंटिस्ट है, गोबी डेजर्ट जा रहे हैं, बराबर है? गोबी डेजर्ट में गोबी बेयर है व्हिच इज़ रिवर, रिवर का मतलब होता है जिसको हम रिस्पेक्ट कर लें, फॉर इट्स हार्श एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? Team of scientists traveled to Gobi Desert to study the Gobi bear, which river for its harsh and ये सबसे इंपॉर्टेंट देखो, अगर which is the river for its harsh and beautiful landscape, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये गोबी बियर को मॉडिफाई कर रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है? ये देखो यहीं पर आपको समझ में आ रहा है। अगर इस सेंटेंस के मायने में चलना चाहता हूँ तो गोबी बियर है, लेकिन गोबी बियर इस तरह का नहीं है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ये अंडरलाइन सेंटेंस है व्हिच इज अ रिवर फॉर इज हार्श एंड ब्यूटीफुल, ये गोबी डेजर्ट को मॉडिफाई करना है। तो अगर हम एरर मॉडिफिकेशन में अगर समराइज करना चाहते हैं तो हमारा आज का फर्स्ट रूल होगा, बस हमारे पास 3 रूल्स है। फर्स्ट रूल क्या आता है? फर्स्ट रूल का रूल्स आता है नाउन और मॉडिफाई एक साथ चलने चाहिए। तो ये रूल्स हमारे लिए आज का फर्स्ट रूल्स है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो कीप द नाउन्स एंड मॉडिफायर टुगेदर, ये हमारा फर्स्ट रूल है। अगर आपको कोई तो आपका ये फर्स्ट रूल होना चाहिए कि आपका नाउन और मॉडिफायर ये होना चाहिए। दिस इज अ फर्स्ट रूल। तो ये जिस तरह से हमने कहा टू स्टडी द रियर गोबी बियर, हमने उसको पूरा हम कहेंगे कि रिमॉडिफाई किया है। रिमॉडिफाई किस तरह से किया? जिस तरह से देखो, हम इस तरह से किया है कि टू स्टडी द रियर गोबी बियर द टीम ऑफ साइंटिस्ट ट्रैवल टू द गोबी डेजर्ट, और ये सेंटेंस है व्हिच इज रिवर फॉर इज हार्श एंड ब्यूटीफुल, ये गोबी डेजर्ट को मॉडिफाई करा। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 था, ये हमने इजीली उसको डिफाइन किया हुआ। दैट्स वेरी गुड। चलो हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? Alarm at the small number of goby bear spotted. The species is now considered critically endangered. तो ये आपका ध्यान यहीं पर होना चाहिए। अलार्म, अगर मैं लास्ट सेंटेंस का रेफरेंस देना चाहता हूं, जो साइंटिस्ट गए थे, गोबी बेयर का जो भी पॉपुलेशन है इंडेंजर बहुत ही डिक्रीजिंग हो रहा है, तो दे आर बिकम द वेरी अलार्मिंग कंडीशन। तो देखो ये अलार्म आता है, आपकी कंडीशन यहीं पर होना चाहिए जब सेंटेंस स्टार्ट होता है पार्टिसिपल से, यस और नो। ये आपका आता है पार्टिसिपल। अगर ये पार्टिसिपल है, ईडी से स्टार्ट होता है तो पास्ट पार्टिसिपल आता है। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज आती है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज आती है, आपको अंडरलाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको समझना चाहिए कि कॉमा के बाद अलार्म एट द स्मॉल नंबर ऑफ द गोबी डेजर्ट, तो कोई नाउन होना चाहिए। तो इस केस में क्या है? साइंटिस्ट है, लेकिन साइंटिस्ट वर्ड है, मे भी पॉलिटिशियन हो सकते हैं, मैं प्रवीण हो सकता हूँ, आप अर्चना हो सकती है, आप मुक्ता हो सकती है, ये इसमें मिसिंग है। तो ये रूल नंबर 2 होना चाहिए। तो रूल नंबर चाहिए, यहीं पर साइंटिस्ट होना चाहिए। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड द सेकंड रूल्स। तो अब्सेंट है, जो नाउन अब्सेंट है उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। तो यहीं पर हमने मेंशंस किया द साइंटिस्ट नाउ कंसीडर द क्रिटिकल एंडेंजर। तो ये रूल नंबर 2 है। व्हाट इज द रूल नंबर 2? रूल नंबर फर्स्ट क्या आता है? रूल नंबर फर्स्ट आता है नाउन और मॉडिफाई एक साथ होना चाहिए।
नाउ योर जॉब इज टू फाइंड आउट द जिस सेंटेंस को जो आपका नाउन है अगर मिसिंग है, एब्सेंट है तो ये डैंगलिंग केस आती है, ये इसको आपको देखना है। चलो नेक्स्ट केस आती है हमारे लिए कि थर्ड रूल आपको समझना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज़ थर्ड रूल आपके साथ मैंने दिया हुआ। ईटिंग मेनली रूट्स एंड बेरीज द गोबी बियर्स डाइट्स। ये थोड़ा-सा अलग-सा नियम है जो आपके पास हमेशा मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ईटिंग मेनली रूट्स एंड बेरीज द गोबी, तो ये ईटिंग मेनली ये जो मॉडिफाई कर रहा है ना, ये गोबी बियर्स, डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ, ये गोबी बियर का ही मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन अगर ये पॉजेसिव केस में आता है ना, इन दैट केस हमेशा एक रूल याद करो, पॉजेसिव केस के बाद जो नाउन आता है ये डाइट को मॉडिफाई कर रहा है। अगर ईटिंग मेनली रूट्स और बेरी को ये डाइट को मॉडिफाई कर रहा है तो डेफिनेटली देयर इज अ नीड टू इंप्रूव दिस सेंटेंस। तो रूल नंबर 3 थोड़ा-सा डिफिकल्ट है, थोड़ा-सा अलग है। तो अगर ये हमें चेंज करना है, अगर कोई पॉजेसिव केस आती है, पॉजेसिव केस के बाद जो भी वर्ड आएगा उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा। तो दिस वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो तो दिस इज अ मॉडिफाइड केस, तो हमें पे अटेंशंस का मीनिंग क्या होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर रुद्राक्ष ने मेंशंस किया है कि इसका आपको ये समझ में नहीं आया, डेफिनेटली मैं फिर से एक बार मिलेगा। इसका मतलब ये रूल नहीं मिलेगा, इसका मतलब मैंने उसको डिजाइन नहीं किया, लेकिन वेरी फ्यू बुक्स में आपको ये रूल मिलेगा। चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मैंने जिस तरह से कहा कि आपका रूल यहाँ पर जो आता है सेकंड रूल्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ यहीं पर, तो ईटिंग मेनली का मीनिंग क्या हो जाता है? यहाँ पर देखो, ईटिंग मेनली रूट्स एंड बेरी द गोबी बियर्स, ये देखो, हाउ, ये पजेसिव केस आपको इंस्टेड ऑफ द पोजेशंस आपको हाउ इसमें मेंशंस करना है। तो ये आता है पे अटेंशन टू दी पजेसिव, ये आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में अगर पजेसिव केस आती है तो आपको ये पजेसिव केस को रिमूव करना है, डिपेंडिंग अपॉन द नाउन हैज और हाउ को यूज करना है। यस डियर रिजन, आपके समझ में आ गया? इफ यस तो मेंशंस करो यस यू गॉट इट, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो हमने 3 रूल को देखा। फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल क्या था हमारा? फर्स्ट रूल था नाउन और मॉडिफायर एक साथ होने चाहिए। सेकंड रूल क्या था? सेकंड रूल क्या था? व्हाट इज द सेकंड रूल? हमने सेकंड रूल को देखा था कि आपको जो मिसिंग है, एब्सेंट नाउन है उसको आइडेंटिफाई करना है, और थर्ड केस क्या थी? आपको पॉजेसिव नाउन को करना है। चलो हम एग्जाम में ये अप्रोच किस तरह से होता है, वन बाय उसको देखने की कोशिश करेंगे। चलो आपको सॉल्व करना है। She wore a bicycle helmet on her head that was too large. चलो करेक्ट करो, कोशिश करो, क्या आंसर्स होगा? यस डेफिनेटली आप ट्राई करोगे सभी लोग, क्या आंसर्स होगा? She wore a bicycle helmet on her head that was too large. चलो, she wore a bicycle helmet. बाइसिकल हेलमेट। तो फर्स्ट आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर मॉडिफायर कौन सा है। देखो, सी और बाइसिकल हेलमेट, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं अगर यहाँ पर देखो दैट वाज टू लार्ज, अगर ये मॉडिफायर आता है ये हेड के साथ आता है ना, तो इसका मतलब होता है हेड बहुत लार्ज है। लेकिन ये राइटर क्या कहना चाहता है? राइटर कहना चाहता है कि सी और बाइसिकल हेलमेट जो सबसे लार्ज है, हेलमेट आपका लार्ज है। यस और नो? तो ये मॉडिफायर गलत जगह पर है। अगर गलत जगह पर है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? दिस इज केस ऑफ मिसप्लेस। तो ये आंसर किस तरह से होगा? तो ये आंसर इस तरह से होगा, सी और अ बाइसिकल हेलमेट। यस और नो? और ये हेलमेट बड़ा है, हेलमेट को आप डिफाइन करेंगे कि दैट वाज टू लार्ज ऑन हर हेड। होपफुली मुझे लगता है कि ये सेंटेंस जो हेलमेट है, हेलमेट के बाजू में हमने दैट वाज टू लार्ज को यहीं पर आपके साथ मेंशन किया। तो ये इसका राइट आंसर है। चलो हम देखेंगे क्या राइट आंसर है। चलो जैसे एक बार पढ़ लो,
सी हियर अ बाइसिकल हेलमेट दैट वाज टू लार्ज ऑन हर हेड। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस भी इजीली समझ में आ चुका होगा। मैंने उसका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे दिया हुआ है। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका इंतजार कर रहा है। दे बॉट अ कीटन फॉर माय ब्रदर दे कॉल शैडो। कोशिश करोगे आप? कोशिश करोगे? फाइंड द एरर इन दिस सेंटेंस। कोशिश करोगे? किटन, किटन का मतलब होता है कैट का बच्चा, बराबर है? तो पहले देखो, दे बॉट अ किटन, उन्होंने किटन को परचेज किया हुआ है। वो किटन की खासियत क्या है कि उसका नाम है, दे कॉल शैडो। शैडो यहाँ पर कोई छाव नहीं है। शैडो का मतलब होता है, ये कैपिटल आता है ना, यस। अगर कैपिटल आता है तो वी हैव टू बी अंडरस्टैंड, कैपिटल आता है तो ये नेम है किटन का। तो ये देखो, दे कॉल शैडो, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर इस तरह का सेंटेंस होगा तो आप ब्रदर को शैडो कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो ये आपका मॉडिफायर की जगह गलत है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दे बॉट कीटन। दे बॉट अ कीटन, यस और नो? दे बॉट कीटन, और कीटन को ये क्या कर रहे हैं? जो कीटन है उसका नाम आता है दे कॉल शैडो फॉर माय ब्रदर। तो शायद ये आपको इसी में समझ में आ चुका होगा, जो आपके साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ब्लू कलर ये आपका आंसर है। दे बॉट अ कीटन, दे कॉल शैडो फॉर माय ब्रदर। क्यों है उसका आंसर या उसका एक्सप्लेनेशन आपके साथ है। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। कोशिश रहेगी आपकी दोस्तों, कोशिश करोगे आप? चलो, द पेशेंट वाज रेफर्ड टू द फिजिशियंस विद स्टमक पेन्स। चलो, अर्चना, लेजेंड, मुक्ता, अंकुश, यस, गौरव, स्पॉट द एरर इन दिस सेंटेंस। आपको इस एरर की स्पॉट करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन चैट बॉक्स। द पेशेंट, आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टमक पेन किसको होता है? स्टमक पेन पेशेंट को होता है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास आ जाता है ना। लेकिन विथ स्टमक ये क्या आता है? विथ स्टमक पेन ये आपका आता है फ्रेजर। फ्रेजर वर्ड आता है। अगर फ्रेजर वर्ड होता है, अगर ये किसके साथ है? किसके बगल में? फिजिशियंस के। ये तो गलत रहेगा ना। तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए? द पेशेंट वाज रिफर्ड टू द फ्रेजर। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, द पेशेंट। पेशेंट को आप डिफाइन करो, द पेशेंट विथ स्टमक पेन, with the stomach pain refer to the doctors। तो ये अगर आप इस तरह से लिखोगे तो ये आपका सेंटेंस राइट होगा। पेशेंट विद स्टमक पेन वाज रेफर्ड टू द फिजिशियन। उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपके साथ दिया हुआ है। तो होपफुली ये भी आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। चलो नेक्स्ट वन है, टेलर ऑलमोस्ट फाउंड 50 सेंट अंडर द सोफा कुशंस। तो क्या है इसका आंसर्स? कोशिश रहेगी आपकी ओर से, मैं कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश कीजिए। यू हैव टू फाइंड द एरर। टाइलर ऑलमोस्ट फाउंड 50 सेंट अंडर द सोफा। ये कुछ ऑलमोस्ट एडवर्ब आता है, सर्टनली, वनली। अगर इसका मीनिंग क्या होता है? टाइलर ऑलमोस्ट फाउंड, ऑलमोस्ट फाउंड। ये देखो ऑलमोस्ट आता है ना, ये उसको मॉडिफाई कर रहा है, ऑलमोस्ट फाउंड। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? अगर कोई कॉइन, सेन का मतलब होता है यहीं पर कॉइन, आपको दो ही पॉसिबिलिटी मिलेगी। अगर कॉइन गुम गया है तो आइदर वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 80% मुझे कॉइन मिला है, 90% मुझे कॉइन मिला है। तो ये इसका मीनिंग हो जाता है, वो गलत है। तो आपको ये गलत है, उसकी प्लेस को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो टाइलर ऑलमोस्ट फाउंड या टाइलर फाउंड ऑलमोस्ट 50%। अगर इस तरह का रीवर्डिंग होगा ना, तो ये आपका सही आंसर होगा। शायद जो कंसेप्ट आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है आपको ये समझ में आया होगा। दे फाउंड, फर्स्ट ब्लैक कलर में जो सेंटेंस है ये ऑलमोस्ट फाउंड के पहले आ चुका है और ये गलत मीनिंग दे रहा है, इसीलिए फाउंड के बाद ऑलमोस्ट होना चाहिए। ये इसका एक्सप्लेनेशन आता है। और फिर मुझे लगता है ये भी पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। रेड कलर उसका एक्सप्लेनेशन देता है। मैंने जिस तरह से कहा,
ऑलमोस्ट है, ओनली है, जस्ट है, नियरली है। ये हमेशा हमें कन्फ्यूजन में यूज़ करता है। अगर कन्फ्यूजन में होता है तो वी हैव टू मेक द सेंटेंस को सेंसिबल बनाना चाहिए। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड ये सेंटेंस है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज है, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस है। ये बेस्ट ऑन मॉडिफायर करेक्शंस के लिए है। अगर आप हो सके तो चैट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। अगर ऑफलाइन देख रहे हैं तो उस टाइम ज़रूर इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो दीज़ आर द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस स्लाइड। चलो कुछ और भी हम एक्सरसाइज को देखना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राइडिंग इन द स्पोर्ट्स कार द वर्ब व्हीज बाय रैपिडली। तो चलो ये क्या हो रहा है? तो यहाँ पर मैंने व्हिज का मीनिंग दिया है। व्हिज का मीनिंग आता है कोई आप अगर स्नेक होता है जो साउंड निकलता है ना उसको हम कहते हैं कि हीज साउंड या बर्ड साउंड। जैसे एक वोकैब्युलरी वर्ड आया था, इस वोकैब्युलरी वर्ड को मैंने यहीं पर डिफाइन किया हुआ है। जरूर इस वोकैब्युलरी वर्ड का आप मेंशन कीजिए। चलो व्हिज, हाँ, राइडिंग इन द स्पोर्ट कार द वर्ड व्हीज बाय द रैपिडली। अरे राइडिंग इन द स्पोर्ट्स कार, तो यहाँ पर कौन स्पोर्ट्स कार में राइडिंग कर रहा है? ये मिसिंग नहीं है। अगर ये मिसिंग है, अब्सेंट है, तो इस अब्सेंट नाउन को हमें डिफाइन करना है। अगर इस अब्सेंट नाउन का हम एंटर कर लेते हैं, तो ये बिकम द सेंटेंस। तो ये सेंटेंस को राइडिंग इन द स्पोर्ट कार इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। जॉन ऑब्जर्व द वर्ब इज बाय रैपिडली, या जो दिया है एज जॉन वाज राइडिंग इन द स्पोर्ट कार द वर्ब इज बाय रैपिडली। ये उसका आंसर, दोनों भी आंसर्स आ सकते हैं, लेकिन यू कुड राइट डाउन इन बोथ द वेज आल्सो। तो ये था डैंगलिंग का एक्सरसाइज जो आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ। चलो नेक्स्ट है, वॉकिंग होम एट नाइट द ट्रीज लुक लाइक अ स्पूकी अलायंस। तो ये स्पूकी इस शब्द का मैंने मीनिंग दिया है। स्पूकी का मतलब होता है काइंड ऑफ गोस्ट हो जाता है। तो ये गोस्ट का मीनिंग आपके साथ मैंने दिया हुआ है जस्ट विथ फिगर के साथ, कोई अलग सा मीनिंग नहीं है। ये भी देखो, वॉकिंग होम एट नाइट, तो वॉकिंग होम स्टार्ट होता है आईएनजी से, रूल होना चाहिए। तो ट्रीज बिल्कुल वॉक नहीं कर सकती, तो ये इसका प्लेस गलत है। अगर गलत है तो यहीं पर कोई मिसिंग है, तो आपको ये मिसिंग को डिफाइन करना पड़ेगा। वॉकिंग होम एट नाइट प्रवीण मेंशन कर सकते हैं, आप अर्चना मेंशन कर सकते हैं। ये आपका ऑब्जर्वेशन है। आई ऑब्जर्व या प्रवीण ऑब्जर्व द ट्रीज लुक लाइक अ स्पूकी अलायंस। तो ये उसका राइट होगा। तो दिस इज बेस्ड ऑन द डैंगलिंग ऊपर का ये एरर हो सकती है। तो फुल यू अंडरस्टैंड इट। दो ऑप्शंस रहेंगे। देखो किस तरह से हमने मेंशन किया है। फर्स्ट आता है एज जॉन वाज वॉकिंग होम एट द नाइट द ट्रीज लुक लाइक अ स्पूकी, या मैंने जिस तरह से आपसे किया था वॉकिंग होम एट द नाइट जॉन ऑब्जर्व द ट्रीज लुक लाइक द स्पूकी अलायंस। सेकंड है trees look like a spooky alliance as Jonas, name of the person, was walking home at the night. This is example of a dangling का example, ये आपके साथ आता है। So next है to win the spelling bee, ये competitions आती है। लुइस एंड गेरार्ड should join our team। तो ये यहीं पर आप देखो to win the spelling bee, तो ये आपको यहीं पर समझना चाहिए कि ये किसके बारे में कहता है। अगर ये एग्जाम को आपको डिफाइन करना है तो देयर मस्ट बी समथिंग मिसिंग, और जो मिसिंग आता है इस मिसिंग को हम इस तरह से मेंशन करेंगे। तो फिर ये सेंटेंस था टू विन द स्पेलिंग बी, लुइस और गिरार्ड तो बराबर है, लेकिन ये शुड जॉइन द आवर टीम। तो सेंटेंस को हमने किस तरह से रिस्ट्रक्चर किया है, इफ वी वांट टू विन द स्पेलिंग बी दिस ईयर लुइस एंड गिरार्ड should join our team to win the spelling bee। तो इस सेंटेंस को हमने पूरी तरह से चेंज किया हुआ है। तो ये टू विन द स्पेलिंग बी, टू विन द स्पेलिंग बी इज डैंगलिंग है। तो हु वांट्स टू विन द स्पेलिंग बी? यस, वी डू वांट द स्पेलिंग बी। तो इस तरह का रिस्ट्रक्चर कर कर हमने इस डैंगलिंग को डिफाइन करने की कोशिश की है। तो माय डियर फ्रेंड, तो डैंगलिंग के ऊपर भी आपके लिए ये फिफ्थ एक्सरसाइज आती है, 5 एक्सरसाइज आती है। पूरी कोशिश करो। You could write down this exercise and its answers is totally based on the dangling है।
डैंगलिंग के ऊपर इसका एक्सरसाइज आता है, तो यू कुड राइट डाउन, यू कुड मेंशन इन चैट बॉक्स आल्सो, या ऑफलाइन आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कुड राइट डाउन द आंसर्स इन अ कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों ये था हमारा मॉडिफायर का पार्ट नंबर 3। तो मुझे उम्मीद है आपने इस सेशन को एन्जॉय किया होगा। यस और नो? तो हमारे लाइव सेशन में मॉडिफायर कोई सेपरेट नहीं है। लेकिन मॉडिफायर अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो लेटर राइटिंग हो, इसे राइटिंग हो, या किसी पेपर के लिए आप एडिटोरियल पढ़ते हो, पैराजंबल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के लिए हमें पैराग्राफ को समझना ये बहुत आसान हो जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने कोशिश की हुई है कि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। तो हमने कोशिश की है, फर्स्ट बेसिक देखा है, बेसिक के बाद उसका एप्लीकेशन पार्ट देखा है, और थर्ड पार्ट हमने देखा है कि ये आपको किस तरह से यूज़फुल होगा एग्ज़ाम में। बस आपको देखना है आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपको देखना है तैयारी अपनी ओर से होनी चाहिए। तो 1 बार, 2 बार इन तीनों वीडियो को आप कंटिन्यूअस देखते रहिए। जो भी मैंने एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, इस एग्ज़ाम्पल को आप विथआउट देखकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बीच में वीडियो को रोक दीजिए और देखिए आपका ऑब्जर्वेशंस, आपका आंसर्स और दिया हुआ स्टैंडर्ड आंसर्स में कितना फ़र्क आ रहा है। अगर ये रहेगा आपका अप्रोच, तो डेफिनिटली इस तरह का सेशन यू विल गोइंग टू एन्जॉय। तो इस उम्मीद के साथ मैं सभी लोगों को, अर्चना है, डिस्ट्रॉयर है, तनिष्का है, यहाँ पर रुद्र है, यहाँ पर मुक्ता है, प्रतीक्षा है, यहाँ पर सभी लोगों को कहता हूँ कि डेफिनिटली यू गो ऑन इन द स्टडी टिल द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट वीक में हम वी विल कम विथ न्यू ब्यूटीफुल टॉपिक, डेफिनिटली वी गोइंग टू एन्जॉय दिस सेशंस आल्सो। तो मुझे साइन ऑफ करने की इजाज़त दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगा, तो डेफिनिटली इसको लाइक करें, शेयर करें और डेफिनिटली अपने दोस्तों लोगों के साथ उसको शेयर करना अपना फर्ज समझें। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।